हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीवी ब्रेन्स। मैं हूं गुंजन मैम और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, मैं कुछ कंसेप्ट बता रही हूँ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथ्स जो भी है हमेशा 5 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इससे रिलेटेड, बिकॉज टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है। तो हाँ, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे हमको काम करना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बट अगर एक बार समझ लिया तो सबसे आसान भी यही है। ठीक, अच्छा, हमको सबसे पहले 2 चीजों के बारे में पूछा जाएगा। एक है बोट और एक है स्ट्रीम। बोट सब जानते हैं, एक नाव जिसको हम बोलते हैं। और स्ट्रीम क्या बात कर रहा है? स्ट्रीम लहरें, क्योंकि नाव कहाँ चलेगी? हमारे ऊपर, पानी के ऊपर चलेगी। अच्छा, पानी की भी 2 तरीके से है। या तो वाटर जो होगा हमारे पास में, वाटर हमारे पास में कैसा होगा? बोट एंड स्ट्रीम के लिए बात कर रहे हैं हम। तो बोट हमारे पास में कैसा है? बोट है और स्ट्रीम है। बोट तो हमको पता है कि नाव है, स्ट्रीम पानी के लिए बात कर रहे होते हैं। अब ये वाटर के फ्लो की आप बात कर रहे हो स्ट्रीम में। ठीक है, स्ट्रीम या तो स्टिल वाटर होगा या तो इसकी कुछ ना कुछ एक स्पीड होगी। मैंने क्या बोला? पानी है, या तो पानी बिल्कुल ठहरा हुआ रहता है। ठहरा हुआ कैसे? जैसे हम बाल्टी में भर के पानी को रखते हैं तो पानी कैसा रहता है? बिल्कुल स्टेबल रहता है ना, उसमें किसी भी तरीके की वेव्स नहीं बनती है हमारे पास में। तो जब पानी बिल्कुल ठहरा हुआ रहता है उसे हम स्टिल वाटर बोलते हैं। अगर पानी में जैसे हवा बहुत तेज चल रही है, तो आप कभी नदी किनारे या तालाब के पास बैठे हो तो आपको क्या दिखता है? वेव्स बनती है वहां पर। जैसे हम ओशन के पास बैठते हैं तो हम ओशन के वहां पर क्या देखते हैं कि वेव्स आ रही होती है, लहरें आ रही होती है। ओशन का वाटर स्टेबल नहीं दिखता हमको, है ना, जब हम उसके बिल्कुल किनारे पे बैठे होते हैं। तो क्या होता है, ये जो स्ट्रीम आ रही है, जो लहरें हैं, इसी के लिए बोल रहा है वो। स्टिल वाटर कब होगा? जैसे जो पॉन्ड का पानी होता है, जो ठहरा हुआ पानी, जैसे झील का पानी जो होता है, या हमारे बकेट में रखा हुआ जो पानी होता है वो स्टिल है ना, उसमें किसी भी तरीके की वेव नहीं बन रही होती है। तो ये हमारे पास में स्टिल वाटर है। बट यहीं पर मैं रिवर के पानी की बात करूं, ओशन के वाटर की बात करूं, या कोई फाउंटेन की बात करूं, झरने की बात करूं, तो यहाँ पर पानी क्या है? किसी न किसी स्पीड में मूव हो रहा होता है, तो उसे हम स्ट्रीम की स्पीड बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रीम मतलब एक चीज ध्यान में रखना, क्या? लहरें। उसका रीजन ये बता रही हूं क्योंकि आगे जाके जब भी आप यहां पर पढ़ोगे तो स्ट्रीम नहीं पूछेगा, वो आपसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पूछेगा। ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। अच्छा, इन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? तो सुनो मेरी बात। बोट, आपके पास बोट है, आपके पास बोट हमेशा क्या चलेगी? स्ट्रीम के अंदर ही चलेगी। ठीक है, बोट हमेशा लहरों के साथ ही चलेगी, या तो ठहरे हुए पानी में भी चलेगी तो भी चलेगी। जैसे आपने बाल्टी के अंदर आपकी छोटी सी नाव को आपने बहा दिया, तो अगर आपने उसको रख दिया तो पानी में क्या होगा? पानी तो स्टेबल है, बट अगर आप उसको मूव करोगे तो आपकी क्या होगी? बोट चल रही है, पानी तो स्टेबल है आपका, है ना। अच्छा, यहां से अपन बात करते हैं अपस्ट्रीम के बारे में। आप लोगों को मैं अपस्ट्रीम के बारे में बता रही हूं। अप स्ट्रीम और एक है हमारे पास में डाउन स्ट्रीम। पूरा कंसेप्ट इन्हीं 2 वर्ड्स पे डिपेंड करता है आपका बोट एंड स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम से याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूं। अप से अपोजिट याद रखना। क्या याद रखोगे आप? अप से अपोजिट, और डाउन से सेम डायरेक्शन। डाउन से क्या याद रखेंगे हम? सेम डायरेक्शन। अब ये किसकी होगी मैं भी बता देती हूं, तो आपको ये याद रहेगा। स्टार्टिंग में मैं इसीलिए लिखवा रही हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक तरीके का हम बात कर सकते हैं लॉजिक लगाना। ठीक है, सो अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम में अपोजिट होता है। अब अपोजिट क्या होता है? आप जब भी पानी में चल रहे हो अपनी बोट लेके, तो हम अज्यूम करते हैं कि लहरों की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ठीक, अच्छा, अब एक लॉजिक वाला क्वेश्चन समझाती हूं। अगर आप पानी में हो, ठीक है, मतलब आप रिवर में हो या आप ओशन में हो, अगर लहरों की स्पीड ज्यादा हुई तो क्या होगा? तूफान आएगा, स्ट्रोम आएगा और आपकी नाव पलट जाएगी। तो आपके लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रीम जो भी होगी, स्ट्रीम की स्पीड हमेशा कैसी होनी चाहिए? बोट की स्पीड से तो कम ही होना चाहिए। आपकी बोट भागेगी और पानी की लहरें कम होती है, स्पीड दोनों की होती है। बोट की भी स्पीड होगी और स्ट्रीम जो है लहरों की भी स्पीड होगी, दोनों की स्पीड होती है। अब अगर आपके पास लहरों की भी कुछ ना कुछ स्पीड है, स्ट्रीम की भी स्पीड है और बोट की भी स्पीड है,
अगर ये स्पीड, ये लहरें है मेरे पास में है ना, और ये बोट है हमारे पास, अगर लहरों की स्पीड ज्यादा हुई बोट से तो क्या होगा, ये इस पे हावी हो जाएगी और बोट अंदर चली जाएगी, हमारे पास में डूब जाएगी, जिसे बोलते हैं हम तूफान आ जाएगा, है ना। तो हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड होगी वो हमेशा कैसी होगी, लेस होगी, कम ही होनी चाहिए। अज्यूम क्या करोगे, कम ही होनी चाहिए, ज्यादा हुई तो तुम्हारी बोट पलट जाएगी। और बोट की स्पीड हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, स्ट्रीम से ज्यादा होगी। ठीक, अच्छा अब मैं मान लेती हूं कि मेरे पास में कुछ ना कुछ एक स्पीड है, किसकी, बोट की स्पीड है कुछ ना कुछ। लेट द स्पीड, हमेशा हम किसकी बात करेंगे, हमेशा पूरे कंसेप्ट में आप बात किसके लिए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पीड के लिए काम करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट, बोट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी आपके पास में, कुछ अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर ले, x किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हमने बोल दिया इसको y किलोमीटर पर आवर। जब भी आप क्वेश्चन शुरू करेंगे आपके पास इन दोनों की स्पीड को आपको अज्यूम करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन में हमारे पास किसी एक की स्पीड दे देगा तो हमको दूसरे की स्पीड फाइंड करनी होगी, ठीक है। और कभी कभी वो आपसे पूछता है स्टिल वाटर की भी बताओ, तो ये स्ट्रीम की स्पीड हम ले लेते हैं, ठीक है, और ये बोट की स्पीड हो गई। अच्छा, ये बोट की स्पीड कब बात कर रहे हो आप, ये बोट की स्पीड हम कहां अज्यूम कर रहे हैं, इन स्टिल वाटर। किसमें हम बात कर रहे हैं, इन स्टिल वाटर, जब पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है तब वाटर की स्पीड, जो हमारे पास बोट की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और अगर स्ट्रीम आ गई, लहरें आ गई, तो उनकी स्पीड हम कितनी अज्यूम कर रहे हैं, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा अब बोट चलेगी और स्ट्रीम होगी, है ना। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक रिवर है जिसमें ऑलरेडी वेव्स बन रही हैं, मतलब स्ट्रीम है, वहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रीम्स है। अच्छा, अगर आपके पास स्ट्रीम्स की एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अगर आप सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हो, वेव की स्पीड अगर इस तरीके से जारी है, मतलब मेरा जो हाथ है उसी डायरेक्शन में अगर मेरे पास जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है अगर मेरे पास में, और आप बोट भी सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो हमारे पास दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, मिल जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अगर फिजिक्स के लैंग्वेज की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको एक एडिशनल फोर्स मिल जाएगा। मतलब आपकी जो नाव जा रही है उसी में ही फोर्स, अगर मेरी लहरें भी लगा रही होगी तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव होगी, और सेम डायरेक्शन पे मूव होने पे किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तो दोनों की जो बोट की स्पीड है उसमें एडिशनल कुछ मिल गया, तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम बात करते हैं ऐसी डायरेक्शन जब होती है जब हमारे पास में बोट उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही होती है, तो इस कंसेप्ट को हम लिखते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या लिखते हैं हम, डाउन स्ट्रीम। और इस डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बेटा, तो हमारे पास में जो बोट और स्ट्रीम होती है इन दोनों की स्पीड को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, हमारे पास में इन दोनों की स्पीड को ऐड किया जाता है, x + y किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। वापस से एक बार कंसेप्ट क्लियर करते हैं। क्या बोला उसने कि अगर आपकी बोट स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रही है, अगर आपकी बोट स्ट्रीम की डायरेक्शन में आ रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, तो उस फिनोमिना को क्या बोल रहे हो आप, उस फिनोमिना, उस घटना को क्या बोल रहे हैं हम, डाउन स्ट्रीम है। इस डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी होगी, तो जो दोनों की स्पीड है उनको आप ऐड कर दोगे, एडिशनल हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही जस्ट अपोजिट बात करें, आपकी लहरों की डायरेक्शन तो यही थी, अब आप बोट को वापस लेके आ रहे हो, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट हो जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसकी डायरेक्शन में जो हमारे पास बोट चल रही थी, लहरों की जो स्पीड है वो उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज करने से इसकी स्पीड में कुछ ना कुछ कमी आएगी। कितने की कमी आएगी, तो आप बोलते हो कि आपकी बोट की जो भी स्पीड है उसमें आपकी स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर दो आप, माइनस। इस कंसेप्ट को हम क्या बोल रहे होते हैं, इस कंसेप्ट को हमने बोला है अपस्ट्रीम, दैट इज ऑपोजिट। तो आपके पास में अगर किसी ने बोला कि एक बोट जा रही है भैया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम जा रही है इतने किलोमीटर इतने आवर में, या फिर आपको बोला डाउन स्ट्रीम जा रही है इतने किलोमीटर इतने आवर में, तो आपको यहां से ये अज्यूम करना है। सबसे पहला क्वेश्चन का कंसेप्ट यहीं से शुरू होना चाहिए आपका। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्ट्रीम से स्पीड भी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको u और v से भी कहीं कहीं किया है। एनसीईआरटी ने अपने प्रीवियस में इसको u स्मॉल v से भी रिप्रेजेंट किया है, तो आप x और y से रिप्रेजेंट करो या स्मॉल u स्मॉल v से रिप्रेजेंट करो, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि वेरिएबल्स है, वेरिएबल कुछ भी लेट कर सकते हो आप।
समझ में आया? अपस्ट्रीम क्या है? अपस्ट्रीम दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन। किनकी अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हो? बोट और स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो आपको दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स होगा और मेरी स्पीड में कहीं ना कहीं कमी होगी। ठीक, अगर मेरे पास डाउन स्ट्रीम है मतलब दोनों की स्पीड कैसी हो गई? मतलब डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। अगर डायरेक्शन सेम है तो ऑब्वियसली मुझे एडिशनल फोर्स मिल रहा होगा, और अगर एडिशनल फोर्स मिलेगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी? दोनों की स्पीड को हम एडिशनल कर देंगे, हमारे पास में आंसर आएगा। ठीक, अच्छा, पूरा कंसेप्ट किस पे काम कर रहा है? आपने मुझे बता तो दिया, ये सब कुछ बता तो दिया, मैं क्या फ्रेम कर रही हूं, मुझे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या करना है। तो हम बात करते हैं, ये पूरी तरीके से हमारे पास किस पे डिपेंड होगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। किस पे बात कर रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमको ये फॉर्मेट बनाना है, पर बनाओगे कैसे? वापस हम घुस के आ गए यहीं कि मैम आपने बता तो दिया, मैं करूंगा कैसे इसको? तो एक चीज बताती हूँ, इसको लाने के लिए एक कंसेप्ट और लगाना पड़ेगा, दैट इज डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास में कुछ ना कुछ डिस्टेंस दे देगा, कुछ ना कुछ स्पीड दे देगा और कुछ ना कुछ टाइम दे देगा, और इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ऐसे ही आपके पास में एरोप्लेन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे ही हमारे पास में कुछ अदर कंसेप्ट्स भी आएंगे, है ना। ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, कार वाले क्वेश्चन हो गए, एरोप्लेन वाले क्वेश्चन हो गए, इसको भी हम आगे करेंगे अभी। तो ये कंसेप्ट पे काम किए जाते हैं। जितने भी बोट वाले क्वेश्चन है, जितने भी एरोप्लेन वाले स्पीड वाले क्वेश्चन है, जिसमें भी आपको स्पीड पूछी जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाले क्वेश्चन है, उस पर हमेशा हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब मैम आपने ये तो बता दिया, अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, डिकोड करूं कि मेरे को ये क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आए? तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप इसमें बात कर रहे हो तो हमेशा टाइम में रिलेशन बनाना। मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस डिस्टेंस या माइनस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या देता है हमको? टाइम। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड गिव्स अस टाइम, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगी तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या लिख दे रहा है हमको? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो एक कोई बोट देगा, जब अप स्ट्रीम में जाएगी तो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड में करेगी तो उसको एक टाइम लगेगा, है ना। फिर अप स्ट्रीम में गई तो डाउन स्ट्रीम में भी होगा वो, है ना। जा रही है तो वापस आएगी भी, सही कंसेप्ट देगा वो आपको। अभी जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये सब समझ में आएगा। मैं जितना बता रही हूँ, जितना मैं थ्योरिकल बता रही हूँ, उतना मैथमेटिकल सॉल्व, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स थ्योरी में कभी समझ नहीं आता, प्रैक्टिकल में ही समझ में आता है। पर पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है, तभी तो प्रैक्टिकल से मैच कर पाओगे। अब मैं प्रैक्टिकल पढ़ा दूं फिर थ्योरी पढ़ाऊंगी तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक, तो आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस दे रखता है, स्पीड देगा। हमने डिस्टेंस और स्पीड लेके क्या निकाला? एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लिया। ठीक है, एक दूसरा ये तो अपस्ट्रीम के लिए निकाल लिया लेट, फिर डाउनस्ट्रीम के लिए भी कुछ ना कुछ होगा तो उसके लिए भी एक टाइम होगा, या तो प्लस या तो माइनस। बोल देगा कभी कभी कि जाने में इतना डिफरेंस लगा, या जब गया तो टोटल टाइम इतना लगा, है ना, कुछ ना कुछ देगा। हमारे पास में हमेशा क्या देगा? ये एक टोटल टाइम। बस यही कंसेप्ट पे काम करना, हमेशा यही लगेगा, हमेशा। कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम बोलोगे कि मैम आपने ये फॉर्मूला तो बता दिया, अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ऐसे ही करना, इसी फॉर्मेट में करना। मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगी हमेशा मैं सिर्फ इस इक्वेशन पे काम करूंगी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस टू स्पीड टू, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा। तो ये टाइम 1 और टाइम 2 प्लस या माइनस होकर टोटल टाइम ही दे रहे होंगे। या तो टोटल टाइम में इतने का डिफरेंस लगा, या फिर स्पीड कम या ज्यादा करी तो टाइम लगा। क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगी उस पर। ठीक है, इतना समझ में आया? वापस एक बार रिकॉल करें। आपने बोट बोला है, बोट की एक कोई पर्टिकुलर स्पीड मानेंगे हम, किसमें? स्टिल वाटर में मानेंगे। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी होगी? x किलोमीटर पर आर। और ऐसे स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? y किलोमीटर पर आर। अगर मेरे पास जो डायरेक्शन स्ट्रीम की है उसी डायरेक्शन में बोट चल रही है तो डायरेक्शन सेम हो गई, और सेम डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या लेंगे हम? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड कैसी होगी? ऐड होगी, तो दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया।
अपस्ट्रीम में ऑपोजिट स्पीड हो जाएगी हमारे पास में, जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम जा रही है बोट उसके ऑपोजिट जा रही होगी, तो हमारे पास दोनों के डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ स्पीड में, तो दोनों के स्पीड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या निकाल रहे हो, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है क्या इन तीनों में से, डिस्टेंस है, स्पीड है कि टाइम है? तो आप देखो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में मैंने यूनिट क्या लगाई, किलोमीटर पर आर। आपने क्या बोला, ये स्पीड ही तो है, तो आप इसको कहां पुट करोगे, ये हमारे पास में क्या चल रही है, सारी स्पीड चल रही है। क्या चल रही है हमारे पास में, स्पीड, टाइम नहीं है ये किसी भी तरीके का, ना ही ये कोई डिस्टेंस है, क्या है हमारे पास में, स्पीड है। आपने क्योंकि लेट वही किया है और वही पूछेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा और अगर पूछेगा तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का होता है। तो हमारे लिए इतना नहीं, बस एक कंसेप्ट है हमारे पास जिसपे हमको काम करना है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दे रखा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and boat or in still water. तो जो हम लेट क्या करते हैं, जो हमको फाइंड करना होता है क्वेश्चन में, हम डिकोड कैसे करते हैं, जो हमको कभी भी फाइंड करने के लिए बोलेगा हम वही लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि फाइंड तो वही करना है ना, बाकी सब तो दे रखा है आपको। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहां से, क्या, let the speed of boat in still water, क्योंकि स्टार्टिंग में यही तो पढ़ के आए थे हम, कितना होगा हमारे पास में, x किलोमीटर पर आर। आपने यही बोला था कि आप उसको क्या लेट करेंगे, x किलोमीटर पर आर। अगेन यहां से क्या स्टार्ट करना है, और द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी है, y किलोमीटर पर आर। अच्छा, आपने क्या बोला, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, तो पहले यहां से लिख दो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होगा, दोनों की स्पीड को आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, सॉरी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो x माइनस वाई कितनी होगी हमारे पास में, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस दे रखी ना, आपने अपस्ट्रीम क्या बोला था, आपने तो स्पीड बोल रखा था, तो यहां तो ये बोल रहा है 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो हमको पता है क्या, हमको पता है कि अपस्ट्रीम क्या है, तो हमको तो ये पता ही नहीं है, तो इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। कितना हुआ ये मेरे पास में, इतने किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या दे रखी, कुछ दे रखी क्या आपको, अरे भैया ये समझो कि आपको बोला कि बोट जा रही है, उसकी स्पीड दे रखी क्या अपस्ट्रीम में, नहीं, क्या दे रखा हमको दे रखा उसका डिस्टेंस, और वापस जितना जा रही है ना अपस्ट्रीम में उतना ही वापस आ रही है, तो वो जाने और आने में टोटल कितने घंटे लग गए उसको, 10 घंटे लग गए हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को कवर करने में उसको कितने घंटे लग गए, 10 आवर्स लग गए हैं। और डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है उसको, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएंगे दोनों, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है। अच्छा, यहां पर उसने डिस्टेंस, ये तो स्पीड हो गई, डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने डिस्टेंस कवर करी यहां पर 30 किलोमीटर, और यहां पर डिस्टेंस कितनी कवर करी है हमारे पास में, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2, यहां पर डिस्टेंस उसने 44 किलोमीटर कवर करी है। अगर मीटर बोलता तो मैं मीटर पर यूनिट लेती, है ना, उसने किलोमीटर दे रखा, तो हम किलोमीटर ही लेंगे, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो किलोमीटर ही देता है, तो हम उसी में काम कर रहे होते हैं। इक्वेशन बना ले, इक्वेशन क्या बोला उसने, एक तो ये स्पीड अपस्ट्रीम की और एक ये स्पीड, दोनों को कितना लग रहा है, 10 घंटे, तो टोटल टाइम होगा, टाइम 1 लिख ले पहले, तो टाइम 1 कितना होगा बेटा हमारे पास में, तो डिस्टेंस 1 अपॉन में स्पीड 1, पहले तो टाइम 1 और टाइम 2, क्योंकि टाइम 1 और टाइम 2 दोनों देखना पड़ेगा। अच्छा, डिस्टेंस 1 आप किसकी लिए बात कर रहे हो, अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम में आप कितना किलोमीटर गए, 30 किलोमीटर गए,
और स्पीड कितनी थी आपकी उस अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में ये वाली स्पीड चल रही कितनी है, x माइनस वाई। क्लियर? क्या बोला हमने कि आपके पास में जब आप अपस्ट्रीम जा रहे थे तो उस अपस्ट्रीम की कुछ ना कुछ स्पीड होगी आपके पास में। क्या दे रखी थी आपने मुझे स्पीड? नहीं दे रखी थी, हमको लेट करनी पड़ी क्योंकि ये तो आप दे रखे थे। अब अपस्ट्रीम में कितनी होगी तो मुझे पता है, इन दोनों का माइनस कर दूं मैं, पर ना तो मुझे x की वैल्यू पता है ना तो मुझे y की वैल्यू पता है। अगर पता होता तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रख लेती तो मेरे पास में आंसर आ जाता, पर अगर इतना इजी होता तो सीबीएसई उसको 5 मार्क का क्वेश्चन थोड़ी बना के दे रहा होता, है ना। तो कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड डालना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूजन है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो सारी चीज आपके लिए क्लियर होती जाएगी। इस चीज को बार बार दोहरा के पढ़ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए। ठीक, एक कितना बना हमारे पास में टाइम 1। दूसरा टाइम 2 कितना पड़ेगा, d2 अपॉन में s2। ये किसके लिए बता रहे हो आप, यहां लिख देना चाहो तो आप। ये हमने लिखा अपस्ट्रीम के लिए और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं इसको, डाउन स्ट्रीम के लिए, है ना। तो डाउन स्ट्रीम में जब गया तो डिस्टेंस 2 कितनी हो गई हमारे पास में, 44 किलोमीटर की हो गई। और उसकी स्पीड कितनी हो रही थी, डाउन स्ट्रीम में तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो कितनी हो गई, x प्लस वाई। एज ऑलवेज मुझे बोर्ड कम पड़ता हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा, टोटल टाइम दे रखा है क्या आपको, टोटल टाइम आपको कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। इट मीन्स आपने क्या करा है, इस टाइम 1 में ऐड कर दिया होगा इस टाइम 2 को, तो टोटल मुझे कितने आवर लग गए, 10 आवर्स लग गए। ठीक, तो मेरे पास अब टाइम 1 की जो वैल्यू मैं रख दूं, इस टाइम 1 की वैल्यू को मैं कितना रख रही हूँ, 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। यूनिट नहीं लिखेंगे अब यहाँ से। अच्छा, एक चीज बता दूं, सीबीएसई ने अब जैसे एनसीईआरटी का हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो ये वाली एक एक्सरसाइज थी आपके पास में जो अब ओमिटेड हो चुके हैं ना, रिसेंटली हमारे ओमिट कर रखा है। आपको बता दूं कि अगर मेरे पास में कभी भी कोई वेरिएबल फ्रैक्शन में आ रहा होता है, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास कभी भी कोई वेरिएबल फ्रैक्शन में आ रहा होता है, ये डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में होता तो सिंपली आपको पता है कि 2x प्लस 3y ऐसे कुछ कंसेप्ट होता, तो आप इसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा सकते थे और सॉल्व कर सकते थे। पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर मैं इस डिनोमिनेटर को लेके आऊंगी ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास में। तो ये याद रखो, मैं पूरा नहीं सॉल्व करके बता रही क्योंकि वो एक कंसेप्ट अलग है, तो आपको करना ही नहीं उस पर। तो आप यहां से एक छोटा सा लेट कर लेना, लेट x 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं बोल देती हूँ उसको u। ठीक है, अब मैं यहां से u लेट कर रही हूं, एंड 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू v। ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 अपॉन में x माइनस वाई, इसको क्या बोलोगे आप, u, और 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं हम, v। तो अगर मैं इसको इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करूं तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास में, 30 तो चल ही रहा था, 30 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x माइनस वाई, इस 1 अपॉन में x माइनस वाई को मैं u लिख सकती हूँ क्या, ठीक, प्लस मेरे पास में क्या चल रहा है, 44 x प्लस वाई मतलब v है, ये इसको बोला v इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास में क्या बन गया, तो इसको आप बोल रहे हो इक्वेशन नंबर, समझ में आया मैंने क्या किया, है ना। ये इक्वेशन 1 बनी। अब आपको पता है 2 वेरिएबल होंगी तो 2 इक्वेशन कंपलसरी बनना। तो आगे एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है सेम एज इट इज, तो मैं वापस वैसे ही बनाऊं। अब टाइम 1 आपको पता है और टाइम 2 पता है यहाँ पर, तो ऐसे ही हम यहाँ के लिए भी कर ले, सेम एज इट इज कंसेप्ट करें, तो मैं दोहराऊं नहीं, उसको डायरेक्ट लिख दूं। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर की है, और अपस्ट्रीम है तो दोनों की स्पीड को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है, 55 किलोमीटर है, और दोनों की स्पीड को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और आप बोल रहे हो इन 13 आवर्स, पूरे 13 घंटे में ये इतना किलोमीटर गई भी और आई भी है वापस बोट, तो दोनों की स्पीड को मुझे ऐड करना पड़ेगा। और कितना मिल रहा है इसमें मुझे, 13 मिल रहा है, हो गया हमारे पास। अब वापस वही कंसेप्ट आ गया, लेट तो एक ही चीज कर रखी है, वापस से उठा के इसमें इक्वेशन पुट कर दो, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। हमारे पास में कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 आपने बना दी।
अब आपको पता है मुझे क्या करना है, दो इक्वेशन है तो आप इसमें चाहे एलिमिनेशन लगाएं चाहे सब्सटीट्यूशन लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर देख लो कर रही हूँ इक्वेशन सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास में लिखा है 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ से दे रखा आपने 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। मैं u कॉमन कर लूँ तो दोनों का 30 और 40 का एलसीएम 120 बनेगा, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम, क्योंकि 30 और 40 तो 10 के मल्टीपल्स है, 10 के मल्टीपल्स है तो एलसीएम 4 और 3, 3 और 4 दोनों के एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लिखो। इसका नंबर क्या है 30 मतलब 3, 10 कैंसिल कर रही हूँ अभी के लिए, और 40 मतलब 4, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम का मतलब होता है कि वो नंबर आप लो जो दोनों के टेबल में आता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो दोनों की टेबल में आता है। तो मैं जो बड़ा नंबर होता है ना, ये 4 है ना बड़ा नंबर, इसकी टेबल काउंट करती हूँ। 4 1 जा 4, 4 3 की टेबल में नहीं आता, 4 2 जा 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, 4 3 जा 12, 12 दोनों की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो मेरे पास एलसीएम कितना बना यहाँ पर 12। अब एक 0 इसमें से आपने गायब किया था तो एक इसको 0 दे दो, तो एलसीएम कितना बना 120 का एलसीएम बना आपके पास में। अब इस 30 को 120 बना दो, तो 30 को 120 बनाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन में यहां से लेके यहां तक किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, ओनली 4 का, 40 नहीं, 40 करोगे तो 1200 हो जाएगा बेटा। तो 4 3 सा कितना हो गया 12, 0 तो लगाना पड़ेगा, u प्लस 4 का मल्टीप्लाई 44 में करना है, तो 4 4 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 4 जा 16 और एक 17, u v चल रहा है हमारे पास में इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 4 10 जा 40। नीचे भी करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी तो 120 बनाना है अपने को, किससे मल्टीप्लाई कर दे इसको 3 से करना पड़ेगा, 3 4 जा 12 दैट इज 120 u प्लस 3 15 जा कितना हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, कैरी फॉरवर्ड 1 15 और एक 16, तो 165 v इज इक्वल टू 13 3 से 39 होता है हमारे पास में। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के वेरिएबल सेम हो गए, दोनों एडिशन में थे तो माइनस कर दूं, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, सबके साइन चेंज करते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसल, इससे माइनस कर देंगे तो मेरे पास 6 में से 5 गया 1 बच रहा है, 7 में से 6 गया 1, ये बच्चा v इज इक्वल टू यहाँ से कितना बच्चा 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, v की वैल्यू आ गई 1/11। अगर आपके पास में ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है u और v की तो सही है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में उल्टा चलेगा ना, मेरे पास फ्रैक्शन में आनी चाहिए तो सही है ना। अब वापस मेरे पास में बोर्ड कम पड़ता हुआ, मुझे वापस इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है, अभी मैं उधर का बाद में बता दूंगी आप लोगों को। v आ गया तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूं, मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रही हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देती हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास में ये थी 30u प्लस 44v, अब v की वैल्यू तो मेरे पास में 1/11 है, इज इक्वल टू मेरे पास चल रहा था 10, ये से कैंसल 4 टाइम्स, तो 30u प्लस 4 इज इक्वल टू चल रहा है मेरे पास में 10, 4 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, अब 10 में से 4 जाएगा तो अपने पास बचेगा 6, अब 6 तो यहाँ ऊपर और ये 30 मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई से ट्रांसपोज करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये u की वैल्यू आ गई हमारे पास में। पर क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने कुछ लेट भी तो किया था ना, क्या लेट किया था हमने, ये चल रहा है आपके पास 1/x y इज इक्वल टू यू वाई, मुझे तो फाइनली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन और आगे चलेगा, क्या चलेगा हमारे पास में कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू चल रहा था आपके पास, u की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 1 है, तो x माइनस 5 y की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1/x प्लस y इज इक्वल टू कितना चल रहा था मेरे पास में 1/11, तो यहाँ से 1 तो 1 के इक्वल है तो डिनोमिनेटर भी सेम होंगे हमारे पास में, तो x प्लस y की वैल्यू आपने कितनी बोल दी यहाँ से 11, सीधा दिख रहा है, तो इक्वेशन आ गई, वापस सॉल्व कर लूँ, y से y कैंसल, 2x इज इक्वल टू 16, डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ मैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास में
वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसको वापस पुट कर दो, 8 में से कितना माइनस करोगे 5 आ जाए तो 3, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास में 3 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख लो x आपने क्या माना था, x हमने माना था बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, और आपने जो मुझे बोला था, मतलब हमने जो लेट किया था, क्वेश्चन भी तो वही था, आंसर भी तो वही हमने फ्रेम किया इसका, तो यहां से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इधर नहीं होगा। ठीक है, वापस एक बार हम इसको कर ले। क्या बोला उसने, एक बोट है 30 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स में, ऐसे ही 13 आवर्स में वो 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो आपको फाइंड करना था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, जो आपने मुझे लेट जो फाइंड करने के लिए बोला है वही हम लेट करेंगे। क्वेश्चन लेंदी है, पर अगर आप लोगों ने इसको सिस्टमेटिक किया और ध्यान से किया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं करना है, वापस सिर्फ एक ही एक चीज पे हमको काम करना होता है। यहां तक तो सबको पता है, अगर आपकी इक्वेशन बन गई बेटा, अगर यहां तक आपका कंसेप्ट हो गया कि आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दी, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इसके बाद का जो भी कंसेप्ट है वो आपका एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला है आपको कि किस पे काम कर रहा है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 उसमें भी है, पर वो दोनों सेम ही चलेगा हमारे पास, वेरिएबल ही तो है, एक्स और वाई में ही तो है हमारे पास में कंडीशन, तो हम उसको भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं रही कहीं, लीनियर इक्वेशन बन रही है ना हमारे पास में, वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ लगाएंगे, उससे भी रिलेटेड हम काम करेंगे, है ना, हमारे पास वो भी और इससे भी हम काम करेंगे, मतलब दोनों हमारे पास मिक्सअप चल रहा है यहाँ से। चलो, तो स्पीड ऑफ बोट मान लिया हमने स्टिल वाटर में, और हमने क्या बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों हमारे पास एक्स और वाई दोनों आ गए। अब आप मुझे बताओ, आपने अब आप यहां से दिमाग लगाओगे, क्या आप लोगों को अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी थी, तो आपने देखा कि अप स्ट्रीम में इसने ओनली मुझे डिस्टेंस दे रखी है और टोटल टाइम दे दिया इसने मुझे, स्पीड तो कहीं से कहीं तक दी ही नहीं। तो अगर स्पीड नहीं दे तो आप लेट कर सकते हो, कैसे लेट करोगे, एक्स की जो स्पीड है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्यों, ऑपोजिट है, यू से ऑपोजिट याद रखने के लिए, इसीलिए मैंने बोला था ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट हमने निकाल दिया, तो ये स्पीड हो गई उसकी, डिस्टेंस आपने ऑलरेडी दे रखा है। ऐसे डाउन स्ट्रीम में भी दे रखा था, ये सिर्फ एक बार का है, दूसरी बार का अलग है ना। तो एक पर्सन भैया 30 किलोमीटर जा रहा है, 44 किलोमीटर वापस आ रहा है, उसको टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम 1 निकाला और टाइम 2 निकाला, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम करा। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी थी मैं किस पे काम करूंगी, मैं यहाँ पर बात करूंगी टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, प्लस या माइनस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑलवेज गिव्स अस अ टाइम, टाइम वैल्यू देगा हमारे पास में। तो आपने बोला टोटल टाइम इतना लग रहा था, कुछ डिफरेंस नहीं बोला आपने, टोटल टाइम कितने घंटे लग रहा था, 10 घंटे लग रहा था। तो अप स्ट्रीम में टाइम, डाउन स्ट्रीम में टाइम, कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दोनों को ऐड करा, कितने घंटे आ रहे हैं, 10 घंटे। अब अगेन मैंने आपको बताया है कि ये कंसेप्ट हमारे पास में ओमिटेड है, तो हम इसको लेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू, और 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। यू और वी की वैल्यू रखी, एक इक्वेशन आ गई। अगेन हमारे पास में जो दूसरा डेटा दे रखा है उस डेटा से हमने इक्वेशन बनाई, अब इस बार मैंने डायरेक्ट बना दिया, क्योंकि एक बार बता चुकी हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं थी, उसमें भी आपने उसको रखा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अब आपको ये क्या निकालना था, यू और वी की वैल्यू निकालना था। अब आपके पास में वी की वैल्यू आ गई, जैसे वी की वैल्यू है दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करो, वी की वैल्यू आ जाएगी, यू और वी दोनों आ गया अगर आपके पास में, तो यहाँ फाइनल आंसर नहीं होगा, हमें पता है, क्योंकि यू को तो हमने क्या किया था, लेट किया था, तो हमको लास्ट एक्स और वाई तक की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो भी हमने यू को माना था हमने उसको कंपेयर किया, अगर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। हम दोनों को रखा, दोनों को इक्वेट किया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ये पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन वाला दे दिया है कि आपसे क्या बोला, एक बोट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है, कहां पर, आपके पास में जैसे स्ट्रीम है हमारे पास में, है ना, ये कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई एक पॉइंट बी है हमारे पास में। तो आपके पास में बोट, मेरी नाव, ठीक है, ये मेरी नाव है, तो हमारे पास में बोट जा रही है। अब मोटर बोट की स्पीड दे रखी है आपको,
क्या दे रखी है इस बार? मोटर बोट की स्पीड। तो क्या गिवन है हमारे पास में? गिवन है स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, जिसको आप हमेशा क्या बोलते थे? x बोलते थे। तो हमारे पास इस बार उसकी वैल्यू दे रखी है और स्टिल वाटर में दे रखी है ना हमारे पास में। तो कितना दे रखा है हमारे पास में? 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास में x ऑलरेडी गिवन है। दूसरा क्या बोला है? स्टिल वाटर में वो 1 घंटे जा रही है, तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। मतलब आपके A से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस मेरे पास में कितनी है उसकी? 24 किलोमीटर। क्यों? उसने बोला ना टू द सेम स्पॉट, टू द सेम स्पॉट। पहले तो वो जा रहा है, तो हमारे पास में अपस्ट्रीम ले लेते हैं फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम आ रहा होगा तो डाउनस्ट्रीम हो गया। और क्या बोल रहा है हमारे पास में? 24 किलोमीटर जितना अपस्ट्रीम जा रहा है उतना ही डाउनस्ट्रीम भी आ रहा है। मतलब दोनों की डिस्टेंस तो एक ही होगी पर्टिकुलर। सेम स्पॉट से वापस आ गया वो वापस वहीं पर। तो आपको फाइंड क्या करनी थी? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि ऑलरेडी एक्स की वैल्यू तो दे रखी है। अब हम क्या कर दें? गिवन है तो लेट कर दे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज हमने क्या बोला उसको? y बोल दे, y किलोमीटर पर आर। तो एक कोई टाइम लगेगा हमको, टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन में स्पीड 1। और अपस्ट्रीम को हम क्या बोल रहे हैं? अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा मेरे पास में? x माइनस वाई। इस x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी मेरे पास में, तो अब मैं इसको क्या लिखूंगी? 18 माइनस वाई लिख सकते हैं हम इसको। ये किलोमीटर पर आर हो गया हमारे पास में। ऐसे अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में आपने बोला दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में ओनली प्लस का साइन लगा दे तो हमारे पास में वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। बस इतना करना था। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको? 24 किलोमीटर, है ना? कितनी दे रखी है हमको? 24 किलोमीटर। और स्पीड में ये किसके लिए बात कर रही हूँ? अप स्ट्रीम के लिए अगर मैं बात करूं तो स्पीड कितनी होगी मेरे पास में? 18 माइनस वाई। ये तो टाइम 1 हो गया। टाइम 2 किसके लिए ले लेते हैं हम? डाउन स्ट्रीम के लिए ले ले। टाइम 2 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो एक ही है, तो मुझे d1 d2 की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो d1 ही लिख देते हैं डिवाइड बाय स्पीड 2। डिस्टेंस अगेन वही 24 किलोमीटर ही आपका, तो 24 किलोमीटर। और अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम है तो ये वाली वैल्यू लगेगी, दैट इज 18 प्लस वाई। हो गया टाइम 1 और टाइम 2। अब आपसे क्या बोला है? वो बोल रहा है कि आपको जाने में जितना टाइम लगा ना, आने में भी कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो आने में आप जल्दी आ गए होगे क्योंकि डाउन स्ट्रीम में है, और जाने में आपको ज्यादा टाइम लगा होगा। तो ये आने और जाने में जो टाइम का गैप रहा वो कितना रहा? 1 आवर का। सिर्फ हम इतना बात करेंगे। 1 घंटा ज्यादा लगा 1 घंटा कम लगा हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ ये बात करना कि 1 घंटा ज्यादा लगा है तो अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, हमको पता है। अप स्ट्रीम में क्या लगता है? ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट रहते हो आप, तो अपोजिट में चलने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है हमारे पास में ना। एक तरीके से फ्रिक्शन लगता है, वाटर की स्पीड जो होगी कम करेगी बोट की स्पीड को। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है किसके बजाय? डाउन स्ट्रीम के। तो हम किसकी टाइम में से किस टाइम को माइनस कर दें? तो हम बात करते हैं अप स्ट्रीम के टाइम में से माइनस करना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम के टाइम को। किस में टाइम ज्यादा लग रहा है? टाइम किस में लगेगा ज्यादा? अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा ना, पता है ना ये चीज हमको। तो मैं यहां पर लिख दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम 1 में से मैं अगर माइनस करूंगी टाइम 2 को तो कितने आवर का गैप आ रहा है? ओनली 1 आवर का गैप आ रहा है हमारे पास में। ठीक, अगेन एक ही मेरे पास में दिक्कत है बस। चलो टाइम 1 कितना दे रखा है? 24 अपॉन में 18 माइनस वाई। यहां पर अब साइन किसका लगेगा? माइनस का। यहां पर कितना लिखा आपने? 24 अपॉन में 18 प्लस वाई, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास में? अगेन डिनोमिनेटर में कुछ एक वेरिएबल आ गया। अगर डिनोमिनेटर में कुछ एक वेरिएबल आ गया तो इसको आप क्या क्या लेट करेंगे? लेट 1 अपॉन में 18 माइनस वाई इज इक्वल टू यू, एंड 1 अपॉन में 18 प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है।
अच्छा ये याद रखना, ओनली y की वैल्यू निकालनी है, तो ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लिख दे अपन, इसको तो वैसे u और v मानने की जरूरत नहीं, अगर मैं इसको ऐसे भी करूं तो कैलकुलेशन हो जाएगा, पर ठीक है। 24 कॉमन ले ले, दोनों के पैसे ऊपर, तो यहां से कितना बचा 1 में, तो मेरे पास में कितनी बची u माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, v इज इक्वल टू हमारे पास में कितना चल रहा है, मैं काम करती हूँ, इसको मैं लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं u और v में मानूंगी तो मेरे पास में 2 इक्वेशन चाहिए रहेगी, तो इस 2 इक्वेशन से बेहतर है मैं इसको सिर्फ एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर लूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट होगी। सिंपली हम उसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम यहां से ले लो, ये हटा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 24 तो मैं कॉमन ले रही हूँ, डिनोमिनेटर में 18 प्लस वाई माइनस 18 माइनस वाई, अभी बता रही हूँ कि मैंने क्यों लिखा है, होल डिवाइडेड बाय 18 प्लस वाई इंटू 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों के पास में 24 था, 24 को आप बाहर ले लेंगे, तो बाहर लेके एक बार लिखा, अब यहां से कितना बचेगा, ओनली 1, तो यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिए क्या होता है हमारे पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 18 प्लस वाई पूरा ब्रैकेट में उठ के यहां पर आएगा, तो मैंने ऊपर लिख दिया, माइनस का साइन था यहां पर, तो हमारे पास में 18 माइनस वाई पूरा उठ के इसके पास चला जाएगा, तो वो, और ब्रैकेट लगाना है क्योंकि बाहर माइनस है, क्योंकि साइन चेंज होंगे, और नीचे जो भी वैल्यूज होती है उन वैल्यूज का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आपने एज इट इज लिख दिया उसको। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेशन कर ले हम, 24 एज इट इज आ जाएगा, 18 प्लस वाई, इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं, एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करूं तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई यहां होगा तो माइनस हो जाएगा 18, और प्लस का y हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अब यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहां लिख सकती हूँ मैं 18 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास में कितना चल रही है 1, 18 माइनस का प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, y और y, कितने y हो गए आपके पास में, 2y, ठीक, होल डिवाइडेड बाय, ये जो दो भी वैल्यू है ये पूरी उठ के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 324 माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अब हमारे पास। पहले समझ लो वापस से मैंने क्या किया, 18 प्लस वाई था, ब्रैकेट में था, बाहर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का 18 हो गया और माइनस माइनस प्लस y हो गया, तो y लिखा, अब यहाँ पर भी y प्लस का था और यहाँ पर भी y प्लस का था, तो y और y कितने y हो गए हमारे पास, 2y हो गए, और ये 18 नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा था, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था, वो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब इक्वल के डिनोमिनेटर में कोई एक वैल्यू हो, तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं, उधर लेके जाते हैं हम, तो हमारे पास में जो भी डिवाइड में है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो अगर मैं 18 का स्क्वायर होता है 324 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को, ये तो डिवाइड में है, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करूं तो सेम वैल्यूज आएगी, तो मैं उसको 324 अब माइनस y स्क्वायर लिख सकती थी, और यहां से डिनोमिनेटर पूरा शिफ्ट हो गया, अब यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ ऊपर जो भी है वो y और y कितने y हो गए, 2y, बाहर 24 तो चल ही रहा था एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 48y इज इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y कभी भी जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसको नेगेटिव नहीं रखते, तो दोनों को उठा के इधर शिफ्ट कर ले, तो y स्क्वायर नेगेटिव है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है 48y और माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 324 के हमारे पास फैक्टराइज करना है, तो आप इसको ले लो, कितना, 54 एंड 6,
ये दो नंबर आएंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आना चाहिए आप लोगों को। 6 4 जा 24, कैरी फॉरवर्ड 2, 6 5 जा 30 और 32, 324 मल्टीप्लाई में करने पे आ रहा है और दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो 48 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस का 54 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और माइनस का 6y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 6 आया। तो अगर इसको और सॉल्व करूं तो यहाँ से y कॉमन, y प्लस 54 बन रहा है मेरे पास में, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन, y प्लस 54 क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं अपने पास में, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब एक आपके पास में ये जो सेम ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लो और एक हमारे पास में y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखूं तो y इज इक्वल टू माइनस का 54 बनेगा और y माइनस विच इज नॉट कंसिडर क्योंकि y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड तो कभी नेगेटिव होती नहीं हमें पता है। तो हमारे पास में जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर। और देखो क्या हमारी बोट की स्पीड से कम है, तो हाँ उसने 18 दे रखा था और हमारे पास में कितनी आ रही है 6, तो ये हमारा पास राइट आंसर होगा। अगर 54 लिखते तो तूफान में आ जाती तुम्हारी बोट और तुम उसको डुबा के आ जाते, है ना। तो हमको हमारी नैया नहीं डुबानी है, सीबीएसई में कुछ अच्छा करना है। तो ये सीबीएसई एमपी बोर्ड वाले क्वेश्चन नहीं पूछते इससे, तो एमपी बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन नहीं होते, इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। सीबीएसई के पास में कुछ अच्छे पैटर्न्स होते हैं जिसके लिए वो काम करता है, तो सीबीएसई हमेशा इसको रिपीटेड करता है। आगे जाके अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे होते तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है आपके पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है। आज की क्लास का अपना ये लास्ट क्वेश्चन, मैं 3 बाकी के जो भी रहेंगे मैं वर्कशीट अवेलेबल करवा दूंगी, आप लोग उसको खुद से सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे, जो भी डाउट्स होगा आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या गिवन दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है स्पीड ऑफ मोटर बोट। तो गिवन हम यहाँ पर लिख लें क्योंकि हमको अब अलग से इसको मेंशन नहीं करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ मोटर बोट, बोट या मोटर बोट एक ही बात है ना बेटा। मोटर बोट जिसको हम बोलते हैं x, हमेशा कितना दे रखा है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। और क्या आपको स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है? नहीं, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको हम लेट करते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला कि 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक बोट 1 घंटा ज्यादा ले रही है अपस्ट्रीम में बजाय डाउनस्ट्रीम के। देन डाउनस्ट्रीम मतलब जब वो अपस्ट्रीम में जा रही है तो वो 1 घंटा ज्यादा ले रही है किस में चलने के बजाय डाउनस्ट्रीम में। तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमको पता है अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में हमारे पास में इन दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा माइनस, बिकॉज ये क्या होती है ऑपोजिट होती है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी हमारे पास में 20 माइनस y किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम कितना लग जाएगा हमारे पास में, तो टाइम 1 ले लो। टाइम 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितने बता रहे हो आप, 15 ही बता रहे हो क्योंकि जितना आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो उतना अपस्ट्रीम भी है। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया है और स्पीड आप कितनी ले रहे हो यहाँ से, ये तो 20 माइनस y। एक कंडीशन ये बन गई हमारे पास में। अगेन मैं बात कर रही हूँ डाउनस्ट्रीम के लिए, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास में, दोनों की स्पीड को हमको ऐड करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर। अगर ये आ गया है तो टाइम 2 लगेगा। टाइम 2 में डिस्टेंस तो सेम ही बात कर रहे हो आप, आपने बोला कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 15 पे ही काम करना है आपको। कितना होगा ये 20 प्लस y, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड गिव्स अस अ टाइम। ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या बोला कि जितना वो आपका अपस्ट्रीम में जा रहा था उतना ही डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, डिस्टेंस तो सेम है। पर अपस्ट्रीम में क्या हो गया, अपस्ट्रीम में जब आप चल रहे हो तो आपको ऑपोजिट चलना है और ऑपोजिट चलने में आपकी स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पर इस स्पीड में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। तो कमी आ रही है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा होता है, ऑपोजिट होता है। अगर आप धीरे चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा हमारे पास, तो अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड धीमी हो जाती है
है ना, हम धीरे चलते हैं। अगर स्पीड धीरे हो गई तो टाइम कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आप चलते रहे हो, साथ में आपकी स्ट्रीम भी आपको लेके जा रही होती है, तो आपकी स्ट्रीम में आपकी स्पीड में एडिशन हो जाता है। तो जब हमारे पास स्पीड में एडिशन हो गया मतलब बढ़ गई, और अगर बढ़ जाएगी मतलब आप तेज चलोगे, और तेज चलोगे मतलब टाइम क्या लगेगा आपको, कम लगेगा। स्पीड और टाइम दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है हमारे पास में, ये याद रखना। तो अब आपके पास में अच्छा यहां पर टाइम क्या है, ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम है, और आपको कितने घंटे का टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, 1 आवर का, जैसे हमने प्रीवियसली किया था, सेम क्वेश्चन यही है। तो हम क्या करेंगे, टाइम 1 में से टाइम 2 को माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 1 आवर का गैप आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में माइनस कर रहे हो। तो अप स्ट्रीम में जितना टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, तो हमने उसको कर दिया मेंशन। अब यहां से वैल्यू पुट कर दे, 15 अपॉन में 20 माइनस वाई माइनस 15 अपॉन में 20 प्लस y इज इक्वल टू 1। जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन भी यही है। मैं आपको फटाफट कैलकुलेशन करके बता देती हूँ, तो आप इसको लिख लेना। चलो 15 अगेन दोनों के पास था, अब मुझे वापस डिटेल में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियसली भी मैंने यही किया है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 प्लस वाई यहां आ जाएगा, माइनस में ये पूरी वैल्यू इसके साथ जाएगी, तो साइन चेंज कर रही हूं मैं। होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा मेरे पास में, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब इन दोनों का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू हमारे पास क्या चल रहा है, ये 1। अब ये पूरी वैल्यू उठ के जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 15 इंटू वाई और y 2y इज इक्वल टू हमारे पास में ये पूरी वैल्यू 400 माइनस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वैल्यू बनेगी 15 टू से कितना बना 30, ये वाई स्क्वायर नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का मेरे पास 30y बचेगा और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ बता रही हूँ, आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करते हो। ये नंबर कब आता है हमारे पास में मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे, जब आप किन्हीं भी दो नंबर को या तो ऐड कर रहे हो या तो सबट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, जब मैं 10 में, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 10 वाला कोई एक नंबर है ना, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये, तो जब भी कोई एक 0 वाला नंबर आ रहा है तो वैसे बता रही, अगर मैं 10 में प्लस कर दूं 10 वाले ही किसी नंबर को, तो आना कितना है, 10 में प्लस कर दिया मान लिया मैंने 20 को, तो कितना आ रहा है 30, और अगर 20 से माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 10, 20 से माइनस करा 10 को तो बनना 10 है, मतलब एक 0 वाले नंबर को आप यहाँ पर एक 0 कंसीडर कर सकते हो, और यहाँ पर उन्हीं दो जीरोज वाले नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में डबल 0 बनना है। तो ऐसे बात कर रही हूँ, इस इक्वेशन को मैं लेट कर रही हूँ वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से मान लो, क्योंकि यहाँ एक 0 है तो यहाँ पर इसका डबल 0 आ जाए। अगर किसी भी इक्वेशन में यहाँ जो 0 आ रहा है आपके पास इसका डबल आ जाए तो 0 स्किप कर दो, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्या बोला मैंने कि अगर मिडिल टर्म में आपके पास एक 0 है और लास्ट टर्म में 2 0 है, मतलब इसका डबल आ रहा है, तो आप 0 स्किप कर सकते हो। अगर यहाँ 2 0 होते तो यहाँ उसका डबल होना था 4 0, तो मैं स्किप कर सकती थी। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आपके पास में आएंगे एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस में, उनमें स्पीड बहुत हाई होती है, उसमें आएगी 600 500 480, तब वहां जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ये जीरोज में बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि कितने 0 में पुट करूं या ऐसे कहां से नंबर लेके आऊं। तो ये याद रखना हमेशा कि मिड में ये y वाला जो नंबर होता है या x वाला जो भी नंबर होता है, अगर इसके पास एक 0 है और दूसरे वाले लास्ट वाली जो टर्म है उसके पास में उसका डबल है, मतलब अगर इसके पास 1 है तो इसके पास 2 0 होने चाहिए, अगर इसके पास 2 0 है तो इसके पास कितने होने चाहिए थे 4। तो अगर इस तरीके के कोई कंसेप्ट है तो 0 स्किप कर दो उस टाइम के लिए। अब क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 4। अब ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो, ऐसे नंबर ढूंढो 2 का पेयर जिसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए। तो 4 के फैक्टर निकाल लो, तो 4 के फैक्टर 1 इंटू 4 ही होता है या 4 इंटू 1 ही होता है, 4 1 जा 4। अब या तो ये दो नंबर ऐड होते हैं या तो ये दो नंबर सबट्रैक्ट होते हैं ताकि मिडिल नंबर आ जाए। तो 4 में 1 प्लस कर दो तो 5 होगा, तो ये तो 5 नहीं बन रहा है, क्या लाना पड़ेगा मुझे 4 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा
3 और आंसर भी 3 4 में आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं y² माइनस का 4y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बचेगा, बड़ा नंबर नेगेटिव बनाना है अपने को, तो साइन का खास ख्याल रखना। अब आपने वो जो 0 गायब करे थे ना, वो वापस 0 लेके आ जाओ। इनको एक एक 0 देना पड़ेगा अपने को, है ना। तो यहाँ 40 है तो यहाँ 1 है तो 0 दे दो, इसको 10 बनेगा ये, और इसको 2 0 तो चल ही रहे थे, 400 तो चल ही रहा था, वापस आ गया अपन। तो हमारे पास कंसेप्ट समझ में आया, मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कहाँ काम आएगा? तो जो आपकी स्पीड होते हैं ना, एरोप्लेन वाले जो क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें ये बहुत काम का कंसेप्ट है आपके लिए, कि अगर यहाँ 1 0 तो उधर डबल होना चाहिए, और आप उन जीरोस को हटा के स्किप करके इक्वेशन बना सकते हो। अब मेरे पास इक्वेशन कितनी बनी? y², 40 में से माइनस चल रहा है, अच्छा प्लस चल रहा है ना मेरे पास में, तो इसको प्लस कर दो, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर देना, माइनस का 10y हो जाएगा। ये बात वही है ना, क्योंकि माइनस है। 40 में से 10 गया तो 30 बचेगा, तो मैं y² प्लस का 40y माइनस का 10y और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। ठीक, आ गया समझ में? देखो 40 में से 10 गया तो बचेगा 30 ही पॉजिटिव, और 40 में मल्टीप्लाई कर दो 10 का, तो 4 10 जा 400, और प्लस माइनस क्या बनना है? माइनस। पूरा वेरीफाई हो गया आपका, साइन के साथ में भी वेरीफाई हो गया। अब कॉमन ले लो, कॉमन लेना आप जानते हो, इन दोनों के पास में y है, y कॉमन लिया तो यहाँ से 1y बचेगा और यहाँ से 40 बचेगा। पहला साइन माइनस का है, माइनस कॉमन ले लो, दोनों 10 की टेबल में आते हैं, 10 कॉमन ले लिया। माइनस लोगे तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, मतलब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, तो यहाँ से ओनली बनेगा y, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ से बनेगा 40। और नहीं भी समझ में आया तो पहला वाला जो भी ब्रैकेट था सेकंड वाला भी वैसे ही बनाना होगा आपको। ठीक, अब दोनों में जो सेम ब्रैकेट है उसको बाहर ले लो, और यहाँ से y माइनस 10 ले लेंगे। अब एक बार y को हमको क्या पुट करना पड़ेगा? 0 के बराबर, तो एक बार y इज इक्वल टू कितना बनेगा? -40, और एक बार y इज इक्वल टू बनेगा 10। ये लेंगे क्योंकि ये कंसीडर नहीं है, नेगेटिव स्पीड नहीं होती। और दूसरी चीज, हमारे पास जो भी स्पीड ऑफ मोटर बोट है उससे ही हमेशा कम आनी चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो 10 आई, तो 10 किलोमीटर पर आवर हमारे पास में किसकी स्पीड आ गई है? स्ट्रीम की स्पीड आ गई, विच इज द आंसर। ठीक है, लिख लेना आप इसको।